ठीक है, तो ये बताइए कि सब कुछ क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा? हाँ सब दिख रहा है। We can see. आवाज साउंड क्लियर है? Yes, sir. ओके सब परफेक्ट। ओके बेटा, तो हम लोग लास्ट क्लास में फंक्शन का रिवीजन शुरू किए थे, है ना? फंक्शन मैंने बताया था, फंक्शन के टाइप्स बताए थे, ये सब हम लोग पहले भी वीडियो में देख चुके हैं, बट फिर से मैं रिवीजन करवा रहा था। हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं ये भी देखा था। व्हाट इज ई बताया था मैंने, ई कितना होता है? 2.718 समथिंग समथिंग समथिंग, दिस इज एन इररेशनल नंबर। इस ठीक है, फिर मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बात करना शुरू किया था। क्या होता है? अगर y इज इक्वल टू ए टू पावर x है, तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। मतलब अगर आपको कभी ऐसे दे रखा हो log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, इसका मतलब होगा a को यहाँ नीचे ले जाओ, इट इज इक्वल टू y। फॉर एग्जाम्पल 8 इज इक्वल टू 2 टू पावर 3 है ना, तो log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, कहने का मतलब इसकी कितनी पावर इसके बराबर है। log ऑफ समथिंग टू बेस समथिंग का मतलब है इस log ऑफ y टू बेस x का मतलब है x की कितनी पावर y के बराबर है। ठीक है, x की कौन सी पावर y के बराबर होती है, वो होता है मीनिंग log ऑफ y टू द बेस x का। इसमें एक और तरीके का log होता है ln x। ln x का मतलब होता है नेचुरल log। इसका मीनिंग होता है log ऑफ x टू द बेस e, मतलब e की कौन सी पावर x के बराबर है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम log ऑफ x टू द बेस e तो लिख ही सकते हैं, इसके अलावा हम चाहें तो ln x भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, नाउ लेट्स से log ऑफ x टू द बेस e इज इक्वल टू y, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू e टू पावर y। ठीक है, e टू पावर y इज इक्वल टू x, ये सीधा सा मीनिंग है log का। ठीक, इस पर जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल मैंने करा रखे थे वो थोड़ा सा वापस करवा दे रहा हूँ कि log ऑफ 25 टू द बेस 5 का मतलब क्या हो गया, 25 5 की कौन सी पावर 25 के बराबर होती है, तो जवाब है 5 का स्क्वायर 25 के बराबर होता है, तो दिस इज इक्वल टू 2। 5 की कौन सी पावर 625 के बराबर होती है, तो 5 टू पावर 1 5, 5 टू पावर 2 25, 5 टू पावर 3 125, 5 टू पावर 4 625, तो 5 टू पावर 4 क्योंकि 625 होता है, इसलिए यहाँ इसका मीनिंग हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा 4। यहाँ क्या बताना है, 2 की कौन सी पावर 1024 के बराबर होती है, तो देखिए 2 टू पावर 1 2, 2 टू पावर 2 4, 2 टू पावर 3 8, 2 टू पावर 4 16, 2 टू पावर 5 32, 2 टू पावर 6 64, 2 टू पावर 7 128, 2 टू पावर 8 256, 2 टू पावर 9 512 और 2 टू पावर 10 1024, तो इसका आंसर होगा 10। वैसे आपको याद होना चाहिए, आप लोगों को कैलकुलेशंस अगर अपनी फास्ट करनी है, जिसकी जरूरत पड़ती है, बेटा कुछ भी कहोगे कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, तो बचपन से आपको कई बार बोला गया होगा, मैं फिर भी बोल रहा हूँ वापस से, 1 से लेकर 20 तक की टेबल्स, 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स, 1 से लेकर 12 तक के क्यूब्स, और 2 टू पावर x में x बिलोंग्स टू 1, 10, ये रेंज याद होना चाहिए। मतलब 2 की पावर सारी याद होनी चाहिए। 2 टू पावर 6 कितना होता है, तो 2 टू पावर 6 होता है सर 64, ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, 2 टू पावर 8 कितना होता है, 2 टू पावर 8 होता है 256, ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें याद रहेंगी तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, काफी हेल्प मिलती है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, अगर आपको कभी लिखा हुआ है कि कहीं पे नंबर लिखा हुआ है लेट्स से 729, तो यू शुड नो कि दिस नंबर इज नथिंग बट 9 क्यूब। ठीक है, समझ में आई बात, इस तरीके से याद होना चाहिए, नंबर्स पता होने चाहिए आपको। कहीं लिखा हुआ है 676, आपको पता होना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट 26 स्क्वायर। कहीं लिखा हुआ हो 576, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज नथिंग बट 24 स्क्वायर। ठीक है,
इस तरीके से नंबर्स याद होने चाहिए। कहीं लिखा हो 256, तो क्या है 256 देख के क्या आ रहा है दिमाग में? मेरे दिमाग में दो चीजें आती हैं, 2 टू पावर 8 एंड 8 का क्यूब। 8 का क्यूब नहीं, 2 टू पावर 8 256, सॉरी 8 का क्यूब तो 512 होगा। क्या 16 स्क्वायर सर। 16, सॉरी 16 स्क्वायर, हाँ 2 टू पावर 8 और 16 स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये नंबर्स पता होने चाहिए कि नंबर स्पेशल नंबर्स हैं। जितने भी नंबर्स यहाँ आते हैं ना, क्यूब्स में, स्क्वायर में, 2 टू पावर में, ये तीन में जितने भी नंबर्स आपको मिले वो सारे नंबर्स आपको स्पेशल नंबर्स की तरह ध्यान होने चाहिए कि हाँ इसमें अगर ये नंबर है तो मेरी कैलकुलेशन में यहाँ पे आसान कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आई बात? तो अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है कि इन कैलकुलेशन की कोई वैल्यू है, तो मैं आपको बता दूं, जब मैं कॉलेज से कॉलेज के बाद जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, मतलब कॉलेज में ही इंटरव्यू होता है हमारा, कॉलेज में जब इंटरव्यू दे रहा था मैं, तो जिस कंपनी में मेरी जॉब लगी थी उस कंपनी में वो लोग काफ़ी सारे इंटरव्यू में मुझसे पजल्स पूछे थे, काफ़ी सारे ऊट पटांग मैथ्स के क्वेश्चन पूछे थे, काफ़ी सारे प्रेशर वाले क्वेश्चन पूछे थे कि ऐसा होगा तो क्या करोगे, वैसा होगा तो क्या करोगे, पर शायद वो कन्विंस नहीं हुए थे, दे वर डाउटफुल। क्या हुआ था, इंटरव्यू छोड़ के जब मैं जा रहा था, इंटरव्यू खत्म करने के बाद जब मैं जा रहा था, जब मैं दरवाजा खोला था, गेट, जब मैं रूम का गेट खोला था, तो इंटरव्यूअर ने पूछा पीछे से, अच्छा ये बताओ, हाँ 64 into 78 क्या होता? मुझे आज भी नंबर याद है क्योंकि इसकी वजह से मेरी जॉब लगी थी। 64 into 78 क्या होता है, उसने ये पूछा था और मैंने 10 सेकंड के अंदर जवाब दे दिया था 4992। ठीक है, मेरे को नंबर्स याद है क्योंकि वेरी स्पेशल नंबर है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से मेरी जॉब लगी थी। ठीक है, 64 फर्स्ट जॉब जो मेरी लगी थी, 64 into 78। आपको क्या लगता है 10 सेकंड के अंदर मैंने इसका आंसर कैसे दिया? मैंने 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर 2 बार निकाला था, चेक कर, एक बार एक तरीके से, दूसरी बार दूसरी तरीके से चेक किया था, और जो मेथड आप सीखते हो ना बचपन में मल्टीप्लिकेशन, वो वाला नहीं यूज किया था क्योंकि दिमाग में वो नहीं हो पाएगा। क्या किया था बताया तो, एक तरीका तो ये किया था मैंने, 64 हो गया आपका 2 टू पावर कितना, बताओ जल्दी जल्दी, 6 हुआ है ना, जो मैंने पहले यूज किया था। 78 हो गया आपका 80 - 2। ठीक है, मेरे दिमाग में आया 8, तो मैंने बोला ये हो गया 2 का क्यूब इंटू 10, -2 अलग से छोड़, बाद में छोड़ दिया मैंने, इधर 2 टू पावर 6, इधर 2 टू पावर 3, कितना हो गया 5, 2 टू पावर 9 मतलब 512, आगे एक 10 और लगाओ तो 5, 5120। इसमें से 64 into 2 सब्ट्रैक्ट करना, मतलब -128, सब 128 करना है, यहाँ 120 या 128 है, तो 5000 से 8 कम होगा 4992, खत्म। ठीक है, एक तरीका ये लगाया था। दूसरा तरीका जिससे मैंने चेक किया था वो क्या था, 2 टू पावर 6 है ना, तो मैंने कुछ नहीं किया, 78 को 6 बार डबल कर दिया। कैसे? 78 को एक बार डबल किया 156, 2 बार डबल किया 312, 3 बार डबल किया 624, 4 बार डबल किया 1248, 5 बार डबल किया 2496, 6 बार डबल किया 4992, खत्म। ठीक है, समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये है कि ये नंबर्स नंबर्स और कैलकुलेशन आपकी ना जीवन भर कभी भी काम आ सकते हैं, इनको कभी इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, सिर्फ इनके दम पे जॉब्स लग सकती हैं लोगों की। ठीक, चलो, तो ये चीजें याद रखना। एग्जाम में जो लोग बोलते हैं टाइम कम पड़ा, उसका एक कारण होता है कि इनके पढ़ने की स्पीड कम है बच्चों के, क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप अपने किसी भी सीनियर से बात करोगे कि एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, तो बोलता है यार टाइम बहुत कम पड़ता है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं उससे ज्यादा क्वेश्चंस करने का टाइम आपको एग्जाम देता है। ठीक है, अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं तब भी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको आधे क्वेश्चन आते हैं तो आपको आधे क्वेश्चन से में करने में जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम एग्जाम में मिलता है। प्रॉब्लम होती है दो जगहों पे, एक तो आपकी कैलकुलेशन स्लो होती है, वो आप प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकते हो। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ के समझ नहीं पाते,
क्वेश्चन पढ़ते हो, समझ नहीं पाते, दोबारा पढ़ते हो, तिबारा पढ़ते हो, 3 बार 4 बार पढ़ रहे हो, 3 बार 4 बार आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, मतलब आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल वीक है। मैथ से ज्यादा यहाँ पे इंग्लिश पिक्चर में आ जाती है कि आप क्वेश्चन पढ़ के एक बार में मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो, और क्योंकि आप एक बार में मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो, आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। वो वाला टाइम बचाना होता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि बैठ के अंग्रेजी के बड़े बड़े नॉवेल्स बड़े बड़े नॉवेल्स उठा के बैठ के, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आपको साइंस का कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छा करना है ना, तो आप फिजिक्स की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, केमिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक का मतलब क्या होता है, जिसमें टेक्स्ट लिखा होता है, जिसमें पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, उनको पढ़ने की आदत डालिए। आप लोग गलती क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करते हो, वो नहीं करना है, टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने से फिजिक्स इंप्रूव नहीं होगी। फिजिक्स इंप्रूव हो जाएगी, एग्जाम में परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी। उसके लिए आपको किताब पढ़ने का आदत डालना होगा, मोटी मोटी बुक्स। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो लॉग ऑफ 1 टू द बेस ए क्या होगा, ए की कितनी पावर 1 के बराबर होगी सर, 0, है ना, कोई दिक्कत है। लॉग ऑफ x टू द बेस 1, 1 की कितनी पावर करूंगा कि 2 आएगी, 1 टू पावर 1 1 1 टू पावर 2 2 1 टू पावर 3 1 सॉरी 1 टू पावर 2 1 1 टू पावर 3 1 1 टू पावर 4 1 1 टू पावर 5 1 1 टू पावर 10 1 not defined 1 टू पावर 1000 1, कितना भी कर लूं x तक पहुंच जाऊंगा क्या, 2 तक पहुंचूंगा, कितना भी कर लूं। 1 की कितनी पावर x के बराबर होगी, 1 की मान लेते हैं दे रखा लॉग ऑफ 2 टू द बेस 1, तो 1 की कितनी पावर 2 के बराबर होगी, जवाब है कभी नहीं हो सकता। इसका आंसर है नॉट डिफाइंड। लॉग के बेस में कभी 1 नहीं हो सकता, लॉग के बेस में अगर 1 डाल दिया तो डिफाइंड नहीं होगा नंबर। ठीक है, ये इन्फिनिटी नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड, ये होगा ही नहीं कभी, इन्फिनिटी पर भी नहीं होगा। ठीक है, अगला है लॉग ऑफ ए टू पावर एक्स टू द बेस ए, क्या होगा, इसका आंसर फटाफट बताओ आप लोग। X. X. So X. x definition of log हाँ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉग, वेरी गुड। लॉग ऑफ एक्स वाई टू द बेस ए की वैल्यू होती है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स वाई टू द बेस ए कितना होता है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए। तो ये आपको पहला प्रॉपर्टी, तमीज का प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं, और ये आपको ध्यान रखना है, इसका प्रूफ मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि रिवीजन क्लासेस है। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई टू द बेस ए क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए माइनस लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए। मतलब लॉग के अंदर मल्टीप्लीकेशन है तो इंडिविजुअल लॉग्स का सम हो जाएगा, लॉग के अंदर डिवीजन है तो इंडिविजुअल लॉग्स का डिफरेंस हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग लॉग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, ये हो गए आपके प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। नेक्स्ट है लॉग ऑफ एक्स टू पावर m टू द बेस a, क्या हो जाएगा, m टाइम्स लॉग ऑफ x टू द बेस a। ठीक है, इसका ही प्रूफ नहीं बता रहा हूं मैं, ये बेसिकली अभी तक जो भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला प्रॉपर्टी पढ़ा उसका एक बार में आंसर दे देगा। log of x to the power m y to the power n to the base a is equal to m times log of x to the base a plus n times log of y to the base a। ठीक है, नेक्स्ट है log of a to the base b is equal to 1 upon log of b to the base a। मतलब आपका रेसिप्रोकल करोगे तो बस बेस ऊपर नीचे करना है आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, कैसे, ये समझ लो, 2 का क्यूब अगर 8 होता है तो 8 टू पावर 1/3 क्या होता है, 2 होता है ना, बस यही चीज। ठीक है, मतलब 8 का log ऑफ 8 टू द बेस 2 3 है, तो log ऑफ 2 टू द बेस 8 1/3 है ना। नेक्स्ट इज बेस चेंज थ्योरम। अगर मुझे कभी, अभी तक जो भी हो रहा था ना, हर बार log का बेस हमारा सेम रह जा रहा था, अब हम log का बेस चेंज करना चाहते हैं। यहाँ log ऑफ x टू द बेस y है ना, मैं यहाँ पे बेस चेंज कर रहा हूँ, कैसे करूंगा, ये होता है log ऑफ x टू द बेस a मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ a टू द बेस y। ये याद कैसे रहता है कि नीचे वाला a और ये ऊपर वाला a काट दो, ऊपर x नीचे y बचा, यहाँ पहुंच गए। ठीक है, समझ में आई बात।
ये याद रखने का तरीका ऐसा असली में कैंसिलेशन लॉग के अंदर नहीं होता, ये कोई रेशियो नहीं है कि आपने कैंसिल कर दिया, ये सिर्फ याद रखने का तरीका है। ठीक है, log of x to the base y is equal to log of x to the base a multiplied by log of a to the base y। कहने का मतलब अगर आपको दे रखा है log of x to the base 10, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log of x to the base e into log of e to the base x। क्या हुआ, e और e कैंसिल होगा, कोई दिक्कत है इसमें? इसको मैं चाहूँ तो क्या कह सकता हूँ, ln x कह सकता हूँ, और ये क्योंकि log of x to the base log of e to the base x है, इसको मैं 1 by log of x to the base e लिख सकता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू ln x। क्या किया मैंने, यहाँ 10 है ना, log of 10 to the base e। ठीक है, सो क्या ये क्या हो गया, ln x अपॉन ln 10। तो log of x to the base 10 को मैं ln x अपॉन ln 10 भी लिख सकता हूँ। इस कई बार हमें log का बेस 10 से हटा के e करना होगा, कई बार e से हटा के 10 करना होगा, इसलिए ये सारी एक्सरसाइज, ये उस केस में ये बेस चेंज थ्योरम बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाती है। इसका प्रूफ मैंने क्लास में मतलब वीडियोस में करा रखा है, उसको देख लीजिएगा। अगला है log टू बेस 10, इसको हम सिंपली log x लिखते हैं। ठीक है, अगर आपके log के नीचे बेस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर बेस में कुछ मेंशन नहीं है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली एज्यूम्ड है कि बेस कितना है, 10 है। log ऑफ 100 क्या हो जाएगा, log 100 टू बेस 10 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को इसमें? चलो फिर आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं। ये एग्जाम्पल मैंने क्लास में मतलब वीडियो में करवाया है, आप उसको खुद से देखेंगे, मैं नहीं करा रहा। ठीक है, फिर हमने बात की थी लास्ट क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इफ साइन ऑफ x इज इक्वल टू वाई देन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, ऐसा लिखा जाता है। मैंने आपको बताया था कि पावर का मतलब क्या होता है, मतलब ऊपर अगर -1 लिखा हुआ तो ये पावर नहीं है बल्कि ये इनवर्स साइन है। साइन इनवर्स x का मतलब होता है कि कितने एंगल के लिए साइन थीटा x के बराबर होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग साइन इनवर्स x। ठीक है, जहाँ ध्यान देने वाली बात है कि साइन स्क्वायर एक्स को हम का मतलब अगर ऐसे लिखा हो इसका मतलब है साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हो मतलब साइन एक्स का होल क्यूब। बट अगर साइन ऊपर -1 एक्स लिखा हुआ है तो इट इज नॉट 1 बाय साइन एक्स, इट इज साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ऐसे ही आपको दे रखा tan इनवर्स √3, इसका मतलब क्या हो गया, tan थीटा कितने एंगल के लिए √3 होता है, तो मुझे मालूम है tan 0 होता है 0, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, tan 45 डिग्री होता है 1, tan 60 डिग्री होता है √3। ओके, तो ये इसका आंसर होगा 60 डिग्री या फिर रेडियन में π/3। अगला है साइन इनवर्स √3, साइन कितने एंगल के लिए √3 होता है, तो जवाब है कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता कभी भी, क्योंकि साइन कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने ये आपको कराया था, मुझे याद नहीं है, मैंने ये सब आपको कराया था ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ सर हुआ था। हुआ था, अच्छा करके हम तो इसके आगे भी पहुंच गए थे, ग्राफ पे भी पहुंच गए थे, है ना? लैंग्वेज ऑफ यहीं तक पढ़ाया था कि इसके आगे भी बताया था कुछ? सर ग्राफ स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ग्राफ क्या होता है मैंने बताया था, ग्राफ होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। ग्राफ क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, बेसिकली आपके फंक्शन की फोटो होती है ग्राफ। ठीक है मैंने आपको ये भी बताया था कि डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस फ्रेम एंड ग्राफ क्या होता है। रेफरेंस फ्रेम में हमारा जो एक्स और वाई एक्सिस है, दोनों सिर्फ डिस्टेंसेस बताते हैं, दोनों सिर्फ आपके पार्टिकल की पोजीशन बताने के काम आते हैं, जबकि ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोई भी दो वेरिएबल बता सकते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। ठीक है, जनरली एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट होता है, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट होता है। कुछ टिपिकल फंक्शंस के ग्राफ देखने थे हमें। सबसे पहला है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो उसका ग्राफ आता है कुछ ऐसे, x की कोई भी वैल्यू डालो, y की वैल्यू वही c आएगी, कांस्टेंट। ठीक है,
x की वैल्यू 0 पे भी y c है, x की वैल्यू 1 पे भी y c है, x की वैल्यू 2 पे भी y c है। इस तरीके से आपका ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये ग्राफ आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस तरीके से थीटा एंगल बनाएगा। ठीक, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस तरीके से थीटा एंगल बना रहे हैं मान लेते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा आपका 0 कॉमा सी, क्योंकि ग्राफ के इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर मैं x को 0 डालता हूं तो y कितना आएगा, c आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू c है। उसके अलावा ये ग्राफ ऐसा है। इस ग्राफ में ये एंगल अगर थीटा है तो आपका जो tan थीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू m, जिसको हम स्लोप ऑफ ग्राफ कहते हैं। इस स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आई बात। ये जो एंगल थीटा है इसको हम इंक्लिनेशन एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं, इंक्लिनेशन एंगल कहते हैं। ठीक है, थीटा इज इंक्लिनेशन, इस लाइन का, इस स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन। ये ग्राफ आपका एक्स की नेगेटिव वैल्यू पे भी जाएगा कुछ ऐसे। और अगर यहाँ पे एंगल थीटा तो ऑब्वियसली यहाँ का भी एंगल थीटा ही होगा। y भी इसमें नेगेटिव हो सकता है। ये ग्राफ मतलब बेसिकली इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगा। ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ग्राफ आ रहे हैं कुछ टिपिकल फंक्शंस के। ठीक है, ये दो तो आपको एकदम बेसिक है, आपने क्लास 9-10 में पढ़े भी हैं, शायद याद होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा पॉजिटिव एक्सिस में, कुछ ऐसा नेगेटिव एक्सिस पर। दोनों एकदम एक जैसे होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। इस ग्राफ का नाम होगा पैराबोला। इस ग्राफ का नाम क्या होगा, पैराबोला। पैराबोला। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में भी दो ग्राफ आते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने पढ़ा है ना इसके बारे में, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। मैंने नॉर्मल वीडियोस में भी पढ़ा रखा है, प्लस आप लोगों ने क्लास 9-10 में ऐसे ही पढ़ रखा है। इनफैक्ट अभी तक जो भी ग्राफ मैंने बताया सारे के सारे आपने पढ़ रखे हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ अगर मैं बताऊंगा तो वो, अगर मैं बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा बनता है। क्यूबिक पैराबोला। क्यूबिक पैराबोला। इसका नाम होता है क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, पैराबोला बस नाम दे दिया क्योंकि हर ग्राफ का अलग अलग नाम तो दे नहीं सकते ना। उस ये बता ही दिया कि ये पैराबोला जैसा ऐसा कुछ कुछ प्रॉपर्टी नहीं होती, बस इसका नाम दे दिया क्यूबिक पैराबोला। पैराबोला की अपने आप में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, वो आप पढ़ोगे मैथ्स में, पूरा चैप्टर है पैराबोला नाम से। ठीक, जैसे स्ट्रेट लाइन पढ़ा ना आपने क्लास 9-10 तक, वैसे ही मैथ्स में एक चैप्टर होगा पूरा स्ट्रेट लाइन 11th क्लास में, एक चैप्टर होगा पूरा पैराबोला 11th क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, कुछ और भी शेप्स हो सकते हैं, मैंने बस एक शेप बना के दिखाया आपको। ठीक, नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। मतलब y इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स या फिर ए टू पावर एक्स, मतलब समथिंग टू पावर एक्स है, सम कांस्टेंट टू पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अगर वो जो नंबर है वो 1 से बड़ा है तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। वहीं अगर मैं y इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस एक्स रख दूंगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 1 होगा। यहाँ पे भी जब x की वैल्यू 0 है तो ये वाला पॉइंट 0,1 होगा।
ठीक है, ये कुछ टिपिकल ग्राफ्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले ग्राफ्स, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हो ट्रिग्नोमेट्री वाले ग्राफ्स के बारे में, मैंने वीडियो में भी बताया है। मैं फिर भी चाहूंगा कि आप लोग ये सारे ग्राफ, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ हैं, 6 के 6, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, सबके ग्राफ आप लोग खुद से एक बार ड्रॉ जरूर करें, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा ये सब कुछ सिर्फ पढ़ के, सिर्फ मेरे वीडियोस देखकर। ठीक है, अगला है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ्स। क्या होता है? सीधी बात है, इधर y है, इधर x है। अगर x को इंक्रीज करने पे y बढ़े तो हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ है। कुछ ऐसा ग्राफ, x को जब इंक्रीज किया तो y भी इंक्रीज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ। अगर x को बढ़ाने पे y डिक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ग्राफ। ये सब भी मैंने बताया हुआ है आपको। जैसे इन ग्राफ्स में अगर देखा जाए तो ग्राफ नंबर 1 में x बढ़ाने पे y बढ़ रहा है, ग्राफ नंबर 2 में x बढ़ाने पे y घट रहा है, ग्राफ नंबर 3 में x बढ़ाने पे y बढ़ रहा है, ग्राफ नंबर 4 में x बढ़ाने पे y घट रहा है। इसलिए 2 एंड 4, सॉरी 1 और 2 इंक्रीजिंग है, वहीं 1 और 2 नहीं, 1 और 3 इंक्रीजिंग है, 2 और 4 डिक्रीजिंग है। ठीक है, क्यों 2 और 4 में क्या हो रहा है? जब x को इंक्रीज करते हैं तो y डिक्रीज हो रहा है। कोई ऐसे मत सोचा सर ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, ये ग्राफ नीचे आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें हमेशा x को इंक्रीज करके देखना है। x किस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है? पॉजिटिव x डायरेक्शन में। नेगेटिव x डायरेक्शन में तो x डिक्रीज कर जाएगा ना। तो x को इंक्रीज करने पे y यहाँ डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग है। ठीक है, फिर मैंने ये एग्जांपल लिया था कि बताना है कि ये दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ इंक्रीजिंग है, कौन सा ग्राफ डिक्रीजिंग है। तो पहला तो आसान है, x को इंक्रीज किया y इंक्रीज किया। दूसरा भी आसान है, x को इंक्रीज किया y इंक्रीज किया। दोनों ही ग्राफ इंक्रीजिंग है, बट ये ग्राफ फिर भी देख के हल्का सा डिक्रीजिंग जैसा फील देता है कि हाँ यार कुछ तो यहाँ पे लफड़ा है। ठीक है, वो लफड़ा क्या है कि इसमें पहले क्या है, x बढ़ाने पे y ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, बाद में सेम अमाउंट से x बढ़ाने पे y कम इंक्रीज हो रहा है। इसलिए x तो इंक्रीज हो रहा है बट x के इंक्रीज होने का रेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसी चीज को समझने के लिए हमने अगला एग्जांपल लिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू ग्राफ्स इज इंक्रीजिंग फास्टर। ये सब समझ में आ रहा है ना? मैं बस रिवीजन की तरह पढ़ा रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ग्राफ्स इज इंक्रीजिंग फास्टर। इंक्रीज तो दोनों हो रहे हैं, दोनों केस में x को बढ़ाने पे y बढ़ रहा है, पर कौन सा ग्राफ ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है ये बताना है। क्या करेंगे? ग्राफ नंबर 1 में जब हमने x को इंक्रीज किया y इंक्रीज हुआ, ग्राफ नंबर 2 में भी जब हमने x को सेम अमाउंट से इंक्रीज किया तो y इंक्रीज तो हुआ Sir, one. पर कम हुआ। इसलिए 1 इज इंक्रीजिंग फास्टर। क्या हुआ? फॉर सेम इंक्रीज इन x, increase in y is greater in graph 1 than 2, इसलिए ग्राफ 1 is increasing faster than 2। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज कैसे डिफाइंड होता है? चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। बेसिकली डेल्टा y बाय डेल्टा x इज योर रेट ऑफ चेंज फॉर एनी फंक्शन। ठीक है, फिर इसमें दो तरीके के रेट ऑफ चेंज आते हैं। पहला है एवरेज रेट ऑफ चेंज, दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जैसे एवरेज वेलोसिटी होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वैसी। एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। कहने का मतलब ये वाई है, ये एक्स है, दो पॉइंट लिए, ये x1 यहाँ पर लिया x2, ये हो गया डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये हो गया डेल्टा y। कैसे निकलेगा? x1 के करस्पॉन्डिंग y1 है, x2 के करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं y2 है, तो डेल्टा y हो गया y2 माइनस y1, इसको कहते हैं डेल्टा y। ठीक है, तो डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा वाई आ गया, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन विच इज द सीकेंट टू दिस ग्राफ। ज्यादा प्लीज इसको डिटेल में वीडियो में जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में इन टॉपिक्स को नहीं कवर कर सकता, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा।
ठीक है, इसको प्लीज वीडियो में देखिएगा जरूर से, नहीं देखोगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा इस रिवीजन क्लास का। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता तो ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स ही है, पर इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, सॉरी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। मतलब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ही है, पर कब है? जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो, मतलब बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए एवरेज रेट ऑफ चेंज को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। बहुत छोटा मतलब जितना इमेजिन कर सकते हो उससे भी छोटा। ठीक, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हम ऑलरेडी कर रहे थे एवरेज रेट ऑफ चेंज में, यहाँ पर बस लिमिट करो, लिमिट में डेल्टा एक्स को जीरो कर देना है। अब तो ध्यान रखिए कि अगर डेल्टा एक्स छोटा होगा, अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाएगा तो डेल्टा वाई भी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई का मतलब स्मॉल चेंज इन वाई, डी एक्स का मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स। तो लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका हो गया डी वाई बाय डी एक्स। इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, डेल्टा एक्स को बहुत छोटा करना है, मतलब ये जो पॉइंट क्यू है इसको पी के एकदम पास में ला देना है। ठीक है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स पी और क्यू एक दूसरे के इतने पास आ जाएंगे, इतने पास आ जाएंगे, इतने पास आ जाएंगे कि इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारा ये जो लाइन है, ये लाइन सीकेंट से चेंज होके टेंजेंट बन जाएगी, और इस टेंजेंट का स्लोप हमें देगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंस्टेंटेनियस वाला। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग तरीके का ग्राफ हुआ, और उस ग्राफ के बारे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड कुछ बातें हुई। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालने का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को, या सब ऊपर से चला गया? कोई ऐसा बैठा है क्या जिसने वीडियोस एकदम देखे ही नहीं है मेरे? अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज सब लोग वीडियोस जरूर देखिए, नहीं तो कुछ कई चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, मैं जिन लोगों ने कॉपी नहीं कर रखा है उसके लिए ये थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट में 2 से 3 मिनट में दोबारा से रिज्यूम करेंगे। ठीक है,
हाँ, तो कॉपी हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला टॉपिक हमारा डिफरेंशिएशन था, है ना। डिफरेंशिएशन तक पहुंच ही गए हम लोग, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम dy बाय dx या फिर लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। fx का डिफरेंशिएशन f डैश x से भी रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन दो तरीके का होता है। जो डिफरेंशिएशन मैं बता रहा हूँ वो डिफरेंशिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी है। आवाज एकदम क्लियर है ना अभी भी? ओके, ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। दूसरी चीज होती है सिंपली डिफरेंशिएशन ऑफ y। इसका मतलब होता है ब्रेकिंग y इन स्मॉल पीसेस। इसको हम सिंपली dy से रिप्रेजेंट करेंगे। dy का मतलब y का छोटा टुकड़ा, dx का मतलब x का छोटा टुकड़ा, ठीक है। dy by dx का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आप बोलोगे सर dy का मतलब तो स्मॉल चेंज होता है ना, स्मॉल चेंज और स्मॉल टुकड़े में कोई फर्क नहीं है क्या? बताइए कि क्या स्मॉल चेंज और स्मॉल पीस में कोई फर्क है या नहीं है? देखिए, एक काम करते हैं, एक पार्टिकल का पोजीशन बना एक टेबल बनाते हैं। पहले से पोजीशन वर्सेस टाइम का टेबल बनाते हैं, ठीक है। इधर मैं लिख रहा हूँ टी सेकंड्स में, इधर मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा, पोजीशन कुछ और हो सकता है। t इज इक्वल टू लेट्स से 1 पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 5 मीटर। t इज इक्वल टू 2 पर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है लेट्स से 15 मीटर। t इज इक्वल टू 3 पर मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 30 मीटर। t इज इक्वल टू 4 पे मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 50 मीटर। और t इज इक्वल टू 5 पे मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 75 मीटर। लेट्स से कुछ इस तरीके से पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, ठीक। तो मुझे बताओ कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स टू t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स कितना होगा? 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फटाफट आंसर दीजिए। 15 meter. 15 मीटर हुआ। 15. 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर है, 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15 मीटर्स, ठीक है। ओके, मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट इन या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकंड कितना हुआ? आप बोलोगे सर दोनों कोई फर्क ही नहीं है। यहाँ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, यहाँ मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ। क्या आंसर आएगा? सेम मीनिंग है दोनों का। 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। चाहे ये पूछा जाए चाहे ये पूछा जाए, आंसर सेम है। मैं यहाँ से क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए इस पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट 75 मीटर हुआ है 5 सेकंड में, ठीक है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 5 सेकंड में 75 मीटर, ठीक। और अगर मैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालूं इन थर्ड सेकंड, तीसरे सेकंड में, 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच का टाइम इंटरवल क्या कहलाएगा? तीसरा सेकंड कहलाएगा। तो थर्ड सेकंड में अगर मैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो वो कितना आ रहा है? 15 मीटर आ रहा है। और थर्ड सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट भी 15 मीटर ही है ना। हाँ या ना?
मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट का जो वो पार्ट, वो टुकड़ा जो थर्ड सेकंड में टेक प्लेस हुआ, द डिस्प्लेसमेंट दैट टुक प्लेस इन थर्ड सेकंड, टोटल डिस्प्लेसमेंट का वो टुकड़ा जो कि थर्ड सेकंड में हुआ, वो कितना है 15 मीटर, और थर्ड सेकंड में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 मीटर। मतलब क्या हुआ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और टुकड़ा स्मॉल पार्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम, इसीलिए dy से हम स्मॉल चेंज इन y भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्मॉल पीस ऑफ y भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो पीस जो कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ x में टेक प्लेस किया है। ठीक है, ओके। तो हम अभी सिर्फ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ेंगे, ये पार्ट्स वाला टुकड़ा वाला पार्ट हम लोग अभी तो नहीं पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x में कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले क्या हैं? सबसे पहला कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो। कांस्टेंट में चेंज कितना होता है? जीरो। कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज कितना होगा? जीरो। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट चेंज नहीं होता इसलिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो है। फॉर एग्जांपल 2 का डिफरेंशिएशन जीरो, 2 इज अ कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन जीरो, पाई इज अ कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन जीरो, ई इज अ कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन जीरो। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स मतलब क्या कह रहा है? दो फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिफरेंशिएट करो या डिफरेंशिएट करने के बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि डी डी एक्स जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक रूल है। अगला, डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट k टाइम्स fx इज नथिंग बट कांस्टेंट टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ fx। ठीक है, नेक्स्ट है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर n क्या होगा? ये इसका फॉर्मूला होता है n टाइम्स x टू पावर n माइनस वन। बेसिकली पावर नीचे उतर जाएगी और एक से पावर घट जाएगी। तो ऐसे में अगर मैं एफ एक्स ही लूँ और मुझे एफ डैश एक्स निकालना हो, डिफरेंशिएट करना हो, तो यहाँ पे क्या है? बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सिंपली वन। डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? वन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? पावर नीचे उतर जाएगी और पावर एक से घट भी जाएगी। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स टू पावर 17 का डिफरेंशिएशन 17 एक्स टू पावर 16। इस तरीके, सॉरी दिख नहीं रहा था आप लोगों को, इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक्स का डिफरेंशिएशन वन, एक्स स्क्वायर का पावर नीचे उतर गई, एक से पावर घट गया। एक्स क्यूब में पावर नीचे उतर गई, पावर एक से घट गया। एक्स पावर 17 में 17 नीचे उतर गया, पावर एक से घट गया। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन बाय एक्स क्या होता है? माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। इसको आप एक्स टू पावर माइनस वन लिख के डिराइव कर सकते हो, तो वो प्रूफ मैं भी नहीं बता रहा हूँ, बट एक्स टू पावर माइनस वन लिख दोगे अगर इससे, तो आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वन बाय एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो याद रखना ही है, वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन भी याद रखना है। सिमिलरली आपको याद रखना है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है? तो वन बाय टू रूट एक्स, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक, इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल कराए थे, मैं सीधे ये लास्ट वाला एग्जाम्पल आपको करके दिखा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन के अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें बार बार कहा है कि डिफरेंशिएशन आपका स्ट्रांग तब होगा अगर आप उसे फास्ट करने की कोशिश करोगे, तब आपको उसके फॉर्मूले याद होते हैं। अगर आप आराम से एक एक स्टेप करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपको नंबर ज़्यादा मिले, बट आपको आपको डिफरेंशिएशन पे कभी आपको कमांड नहीं आएगी। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो, कहने का मतलब अपने से फास्ट करने की कोशिश करो। एग्जाम में आराम से स्टेप बाय स्टेप करना ना, अभी प्रैक्टिस में फास्ट करो इसे। ठीक है, तो इसका आंसर बता रहा हूँ मैं सीधे सीधे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वीडियो कम से कम एक बार जरूर देखा है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेवन एक्स टू पावर फोर माइनस वन बाय एक्स प्लस रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्या लिखेंगे? सेवन एक्स टू पावर फोर, सेवन, ये फोर नीचे उतर जाएगा, सेवन से मल्टीप्लाई हो जाएगा 28, एक्स की पावर एक से घट जाएगी।
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय x इज माइनस 1 बाय x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाय x स्क्वायर, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x इज 1 बाय 2 रूट x प्लस क्यूब रूट ऑफ x। तो यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट नहीं कर सकते हो आप, इसलिए इसको लिख दो, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर 1 बाय 3, इसको फिर अलग से कर लो, 1 बाय 3 टाइम्स x टू पावर माइनस 2 बाय 3, तो ये हो गया आपका 1 बाय 3 x टू पावर, ये हो गया 1 बाय 3 x टू पावर 2 बाय 3। तो बस आपका आंसर हो गया 28x क्यूब प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 रूट x प्लस 1 बाय 3 x टू पावर 2 बाय 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन को फास्ट करने की कोशिश करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर x सिंपली e टू पावर x होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू पावर x होता है ln a इंटू a टू पावर x। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ए टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू पावर एक्स नहीं होता, सिर्फ ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू पावर एक्स होता है। बेसिकली ये जो इक्वेशन है ना, यही आपके क्या बोलेंगे, यही आपके ई की डेफिनेशन है। ई जो नंबर है ना, इस ई की डेफिनेशन यही वाला इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से हम आज के डेट में ई को डिफाइन करते हैं। ई इज अ नंबर such that differentiation of e to power x with respect to x is equal to e to power x। ठीक है, आर्यन छूट गए थे आप। क्लास ड्यूरेशन इज अप टिल 12:30। ठीक है, जो थोड़ा सा मैं 5 मिनट खींचता ही हूँ हर बार। ओके, आगे बढ़े। सबको क्लियर है? चैट में लिख के बताएंगे मुझे। सबको क्लियर है? किसी को डाउट नहीं है तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग कि सर ये सब पढ़ाया हुआ है दोबारा पढ़ा रहे हो, ऐसा तो नहीं लग रहा ना? डिफरेंशिएशन ऑफ ln x होता है 1 बाय x। ठीक है, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय x। इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? x टू पावर 5 है तो 5 x टू पावर 4 माइनस 3 इंटू 7 21 x स्क्वायर माइनस 2 बाय x है ना, तो माइनस 2 लिख देते हैं। 1 बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस बाय x स्क्वायर प्लस रूट x का प्लस 1 बाय 2 रूट x माइनस 3 ln x का माइनस 3 टाइम्स 1 बाय x, तो माइनस 3 बाय x प्लस 4 e टू पावर x, तो प्लस 4 तो रहेगा e टू पावर x का e टू पावर x। कितना सिंपल सा आपका डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन आसान लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन आसान लगता है या डिवीजन आसान लगता है? डिफरेंशिएशन आसान है ना? चैट में बताओ, डिफरेंशिएशन आसान यस है सर। और आसान लगना चाहिए। डिफरेंशिएशन इतना तो आना चाहिए आपको कि अगर डिफरेंशिएशन और डिवीजन में से कोई एक टास्क मिले तो डिफरेंशिएशन पहले करें। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसकी कहानी सुनी सब लोगों ने वीडियो में, लंबी वाली कहानी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले, हाँ सर। कहानी याद है? वो कहानी सच है, वो सच है कि मनगढ़ंत कहानी है? वो कहानी सच है या मैंने मनमर्जी से बनाई है? सही है। सही नहीं है, मेरी मनमर्जी, मैंने बनाई हुई है कहानी। ठीक है, असलियत ऐसी कुछ भी नहीं है, सही में थोड़ा ना भाई बहन है सब लोग। ठीक है, और ना ही कोई किसी को मारने पीटने आ रहा है, इट्स जस्ट। ठीक है, तो
तो क्या बताया था मैंने, मैं डायरेक्ट उस कहानी के रेफरेंस से सबका फॉर्मूला लिख रहा हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, क्या आएगा, बड़ा भाई है तो आएगा तो प्लस, है ना। साइन एक्स को डिफरेंशिएशन किया, ये किसको बुलाएगा, अपने दोस्त को बुलाएगा लड़ने के लिए। डिफरेंशिएशन का मतलब उसको पीटने आए ना, साइन एक्स को कोई पीटने आएगा तो अपने दोस्त को बुलाएगा, उसका दोस्त है कॉस एक्स। कॉस एक्स छोटा भाई है, ये अगर ये डिफरेंशिएट हुआ तो पिट जाएगा, माइनस लगेगा, और डिफरेंशिएशन आगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि इसका दोस्त कौन है, कॉस एक्स का, साइन एक्स। tan एक्स को डिफरेंशिएट करने जाएगा कोई तो उसका दोस्त आ जाएगा सेक, जो कि पहलवान है, इसलिए स्क्वायर लगा लगा के दबा दबा के पीटेगा। ठीक है, कॉटेक्स का दोस्त है सेक, कोसेक, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कोसेक आएगा, वो सबको पीटेगा क्योंकि कोसेक और कोसेक दोनों पहलवान है। लेकिन क्योंकि कॉट है, छोटा भाई है, माइनस लगेगा ही लगेगा। अगला है सेकेक्स, सेकेक्स को डिफरेंशिएट करोगे, पहलवान को डिफरेंशिएट करोगे तो ये सिर्फ अपने दोस्त को नहीं मिलाएगा बल्कि खुद भी पीटेगा। ये और इसका दोस्त दोनों मिलके कुटाई करेंगे। कोसेक एक्स को केस में भी सेम रहेगा, कोसेक एक्स और उसका दोस्त कॉट एक्स दोनों मिलके कुटाई करेंगे, पर क्योंकि ये छोटा भाई है यहाँ माइनस साइन जरूर लगेगा। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, याद हो गए होंगे आई होप। चलो, नहीं याद हुए कि याद है, ठीक है, कोई जवाब ही नहीं देता है, ठीक है कोई बात नहीं। अंडरस्टूड सर। सर अंडरस्टूड याद है। नहीं बेटा, समझाने के लिए नहीं था, वो कहानी समझने से कोई फायदा नहीं है, याद रखनी है, ठीक है। वो फॉर्मूले याद रखने का तरीका है, वो सही में कहीं पे डेरिवेशन में कहानी लिख के आ जाओगे तो पिटाई खाओगे, ठीक है। हाँ, समझने की नहीं है, वो याद रखने की है। ओके, तो ये एग्जाम्पल तो बस ऊपर वाले फॉर्मूले दोबारा लिखवाने के लिए था, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होता है अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद उनको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आपका प्रोडक्ट रूल होता है। ठीक है, इसका यूज करके हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं और आपको मैंने वीडियो में कराए भी हैं। मैं इसमें से रैंडमली एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से ये वाला, मैं एफ पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू टेन एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का दोस्त सेक एक्स से पहलवान तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेकंड फंक्शन tan x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1, कहानी खत्म, ये आपका आंसर हो गया x सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan x। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। इसमें ये वाला इंटरेस्टिंग था, मैं इसको भी करके दिखा दे रहा हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू एक्स टू पावर n क्या हो जाएगा, बेसिकली ये है क्या, x टू पावर n प्लस वन, है ना। तो मैं यहाँ से डिराइव कर रहा हूँ x टू पावर n प्लस वन का डिफरेंशिएशन, क्या करूँगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन n टाइम्स x टू पावर n माइनस वन plus second function into differentiation of first function is simply 1. So this is equal to n plus 1 into x to power n। आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पे x to power n हो जाएगा, x to power n कॉमन हो जाएगा, इधर से n इधर से 1, तो n plus 1 टाइम्स x to power n, ये आपका आंसर आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू एक्स टू पावर n का। ठीक है, ये हमारे, आप डायरेक्टली भी इसको देख सकते हो कि पावर नीचे उतारो और एक से घटा दो, पावर नीचे उतरी n प्लस वन, पावर एक से घट गई तो n। ठीक है, ये हमारे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला चल रहा है। नेक्स्ट है आपका क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है,
डिफरेंशिएशन करना है इस पर रेशियो का, दो फंक्शंस के रेशियो का। अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से डिवाइड हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ये देखना है। ठीक है, क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, इसको भी याद करने का तरीका बताया था कि न्यूमरेटर अच्छा बच्चा है, डिनोमिनेटर गंदा बच्चा है। गंदा मतलब लालची। लालची क्या करेगा, हर जगह घुसने की कोशिश करेगा। तो लालच लालच बढ़ता गया तो नीचे और गंदा होता गया, नीचे बन गया जी एक्स का स्क्वायर, ऊपर आ गया जी एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स। तो आप देख सकते हो जी एक्स हर जगह घुसा, पर जब असली बारी आई, जब जी एक्स के डिफ्रेंशिएट होने की बारी आई तो यहाँ पे एक माइनस लग गया। क्यों? क्योंकि लालच का फल नेगेटिव होता है। ठीक है, बताया था ना। ओके, अगला एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स बाय एक्स। क्या करेंगे, गंदा बच्चा यहाँ पे x है तो नीचे आ गया एक्स स्क्वायर, ऊपर आ गया x इंटू एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 बाय एक्स माइनस एल एन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1। तो ये आपका हो गया 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? एक बार फिर से बता देंगे। अच्छा, यहां पर चेन रूल आता है अगला। यहाँ देखो, क्वोशंट रूल तक कोई खास दिक्कत मैंने आज तक फेस करी नहीं बच्चों को पढ़ाने में। हर साल बच्चे समझ ही जाते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वोशंट रूल तक। अगला चेन रूल है। मुझे चेन रूल के बारे में प्लीज, अगर किसी को वीडियो से समझ में नहीं आया था तो प्लीज एक बार यहाँ पे चैट में बता दो। कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। हर साल कम से कम आधे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चेन रूल में दिक्कत होती ही होती है किसी न किसी तरीके की। ठीक है, कोई नहीं बताता है डर के मारे कि किसी और को पता चल जाएगा मेरे को समझ नहीं आया। प्लीज उस उन चीजों के बारे में मत सोचो, सीखने के बारे में सोचो। कोई ऐसा है जिसको चेन रूल में दिक्कत आई वीडियो देखने के बाद? कोई भी? अच्छा, कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल दिक्कत नहीं आई? जिसको दिक्कत नहीं आई वो बोलेंगे नो दिक्कत, जिसको दिक्कत आई वो बोलेंगे यस सर कुछ प्रॉब्लम है। नो दिक्कत। एक्सप्लेन वंस मोर। नो दिक्कत। थोड़ा दिक्कत बट सॉल्व, नो प्रॉब्लम। टफ वाला करने से समझ में आ गया। ओके, यस सर दिक्कत स्टार्टिंग में हो रहा था, बाद में हो गया। ठीक है, एक्सप्लेन वंस मोर। ओके, देखो, ठीक, कुछ लोगों को दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ लोगों को है, और ये दिक्कत होती है इसमें, मुझे मालूम है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, हर साल कुछ ना कुछ बच्चों को दिक्कत जरूर होती है। ठीक है, तो एक बार मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स करना है, मतलब एफ एक्स फंक्शन एफ के अंदर जी एक्स है। इसको ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। ये चेन रूल कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए काम आता है। अब रूल बड़ा सिंपल है। क्या है रूल? फॉर्मूला वॉर्मूला आपने लिखने का तरीका अपनी जगह पर है, काम बड़ा सिंपल है। काम ये कहता है कि एफ के अंदर जी एक्स है ना, छोड़ दो, चिंता मत करो एफ के अंदर क्या है, पहले फोकस करो एफ पर। अंदर क्या है उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, अंदर क्या है उसको बाद में देखेंगे, पहले बाहर की बात करते हैं। पहले बाहर क्या चल रहा है उसको समझते हैं। तो बाहर है एफ, तो पहले ये समझ लो, बाहर वाले के अंदर एफ के अंदर जी है ना, तो एफ ऑफ समथिंग है। आई डोंट केयर जी है, एच है, के है, क्या है, आई डोंट केयर। एफ के अंदर कुछ है, एफ के अंदर स्टफ है। ये हो गया एफ ऑफ स्टफ। जी एक्स को मत देखो, सिर्फ देखो एफ को, एफ ऑफ स्टफ। तो अगर एफ ऑफ स्टफ का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू, सीधी बात है, एफ ऑफ स्टफ है ना, तो पहले एफ को डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश स्टफ कर दो।
ठीक है, तो आपने क्या किया, बाहर वाले को डिफरेंशिएट करके अब आप अंदर घुस गए हो, gx तक चले गए हो, तो अब आप gx को डिफरेंशिएट करोगे इनटू gx का डिफरेंशिएशन g डैश x, ठीक है, f डैश ऑफ gx प्लस सॉरी f डैश ऑफ gx मल्टीप्लाइड बाय g डैश x। इस तरीके से आप f ऑफ gx को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें जो सबसे की स्टेप होता है वो ये आइडेंटिफाई करना होता है कि f क्या है, g क्या है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है वो है डी डी एक्स ऑफ ln ऑफ साइन एक्स। तरीका ये होता है कि जो भी चीज है ना उसको अंग्रेजी में पढ़ो प्रॉपरली। कैसे? साइन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स नहीं पढ़ना है, पढ़ना है स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, समथिंग ऑफ समथिंग करके पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ln साइन एक्स नहीं पढ़ना है, ये तो मैथ्स का पढ़ने का तरीका हो, अंग्रेजी में पढ़ो ln ऑफ साइन एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, है ना। तो जो ऑफ के पहले वाला है वो f है और जो बाद वाला है वो g है, ठीक है। तो ln ऑफ साइन एक्स है ये, तो पहले साइन के बारे में चिंता नहीं करनी, जो बाहर है उसके बारे में चिंता करनी है। ln का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ln का डिफरेंशिएशन ln x का होता है 1 बाय एक्स, तो ln sin x का हो जाएगा 1 बाय sin x। लेकिन अभी सिर्फ आधा डिफरेंशिएशन हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय अब हम sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ये फॉर्मूला याद होगा तो आराम से होता है, दैट इज इक्वल टू cot x, ठीक। ये स्टेप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां तक समझ में आना चाहिए, 1 बाय sin x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x। सिमिलरली अगला वाला है e टू द पावर ऑफ sin x, है ना, e टू द पावर ऑफ sin x, e की पावर है, e की पावर में sin x है, e बाहर है उसके अंदर है sin x, e टू पावर x की जगह e टू पावर sin x है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले बाहर वाला डिफरेंशिएट होगा e टू पावर sin x, उसके बाद अंदर का sin x डिफरेंशिएट होगा cos x, ठीक है, दैट इज इक्वल टू cos x इंटू e टू पावर sin x, ठीक है। सिमिलरली अब है sin ऑफ e टू पावर x, ये क्या था e टू पावर sin x, ये है sin ऑफ e टू पावर x, sin ऑफ e टू पावर x। तो पहले क्या होगा, sin बाहर है ना, पहले sin डिफरेंशिएट होगा, क्या होगा, sin का डिफरेंशिएशन cos, sin ऑफ स्टफ था cos ऑफ स्टफ, cos ऑफ e टू पावर x इंटू e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x, ठीक है। समझ में आई बात, इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन करोगे। तो इसको अगर सही तरीके से देखो तो क्या हो जाएगा, e टू पावर x cos e टू पावर x, ठीक है। अगला है डिफरेंशिएशन ऑफ ln tan x। मैं इसको स्टफ की तरह पढ़ता हूँ, ln ऑफ स्टफ, डिफरेंशिएशन ऑफ ln ऑफ स्टफ, ln ऑफ स्टफ है, ln स्टफ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय स्टफ, स्टफ क्या है tan x, तो 1 बाय tan x इंटू स्टफ का डिफरेंशिएशन दैट इज tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ठीक है। स्टफ से ज्यादा आसान पड़ता है इसलिए स्टफ से समझाऊंगा आपसे मैं। यहाँ है e टू पावर ऑफ x स्क्वायर, तो e टू पावर स्टफ है, e टू पावर स्टफ का डिफरेंशिएशन होता है e टू पावर स्टफ इंटू स्टफ का डिफरेंशिएशन, e टू पावर स्टफ का डिफरेंशिएट करेंगे, पहले e टू पावर स्टफ हो गया इंटू स्टफ का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, ठीक है। एक और एग्जांपल, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ स्टफ, साइन ऑफ स्टफ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ स्टफ इंटू स्टफ का डिफरेंशिएशन इज 2 टू पावर x, सॉरी एक्स स्क्वायर था ना, सिंपली 2, क्या बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल गया था। साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू स्टफ का डिफरेंशिएशन 2x, सही 2 इंटू एक्स था, 2x नहीं था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना, मैं थोड़ा सा पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गया, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बता दो। अगला साइन स्क्वायर एक्स, यहां देखो इसी में सबसे ज्यादा लोग गड़बड़ करते हैं क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता अंदर क्या बाहर क्या। यार साइन स्क्वायर एक्स बताया ना, इसका मतलब होता है साइन एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, स्क्वायर ऑफ स्टफ, तो पहले स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा, समझ में आई बात। यहाँ क्या था, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, अंग्रेजी में पढ़ना बहुत जरूरी है, स्क्वायर ऑफ स्टफ,
स्क्वायर ऑफ स्टफ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स स्टफ इनटू स्टफ का डिफरेंशिएशन इज cos x। ठीक है, अगेन वही चीज है, फास्ट करोगे जल्दी सीखोगे, स्लो करोगे ज़्यादा टाइम लगेगा सीखने में। थोड़ा सा हर चीज़ मैं स्लो करने के लिए बोलता हूँ, डिफरेंशिएशन एक जगह है जहाँ मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि बच्चे फास्ट करने की कोशिश करते हैं तो जल्दी सीखते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया ये? जो लोग कह रहे थे सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, उनको समझ में आया कि नहीं आया? पूजा, यस यस, ओके बेटा, ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर। यही स्टफ का रूल करते हुए ये स्टफ रूल को फॉलो करते हुए या चेन रूल को फॉलो करते हुए हम लोग एक और जगह पहुंचे थे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसका फॉर्मूला बनेगा और ये याद रखना होगा। क्या है? एफ ऑफ स्टफ है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एफ डैश स्टफ इनटू स्टफ का डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए, तो ए को मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसको फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे। इसका सीधा एग्जाम्पल अगले वाले, इसका सीधा एप्लीकेशन अगले एग्जाम्पल में है। साइन ऑफ एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा? ए टाइम्स कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अगला है डिफरेंशिएशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। डिफरेंशिएशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन कैसे होगा? इसकी जरूरत कब पड़ेगी, कहाँ पर ये काम आता है? तो पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन का मतलब, डिफरेंशिएशन की जरूरत तब पड़ती है अगर हमारे पास y और x के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन ना हो। तो इफ वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन y एंड x, देन हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। x और y के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट क्या है, दोनों का एक कॉमन पैरामीटर से, कॉमन क्वांटिटी से डायरेक्ट रिलेशन है। कहने का मतलब y आपको दे रखा है सम f ऑफ t और x दे रखा है सम g ऑफ t। ऐसे में अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना हो तो आप इसको dy बाई डी टी अपॉन dy बाई डी एक्स से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स अगर आपको निकालना हो तो आप इसको dy बाई डी टी अपॉन dy नहीं dx बाय dt से रिप्लेस कर सकते हो। मतलब एक बार y को डिफरेंशिएट कर दिया t के रिस्पेक्ट में, एक बार x को डिफरेंशिएट कर दिया t के रिस्पेक्ट में और रेशियो निकाल लिया। दिस इज इक्वल टू f डैश t अपॉन g डैश t। ठीक है, इस तरीके से भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया इसके लिए। x इज इक्वल टू यू टी दे रखा है, y इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर दे रखा है, जहाँ u और g कांस्टेंट है। मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। मैं क्या बोलूँगा? बोलूंगा कि dx by dt is simply u and dy by dt is equal to v minus gt। आप कर सकते हो डिफरेंशिएशन ये वाला आराम से। तो आप ऐसे में लिख सकते हो कि dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt which is equal to v minus gt upon u। इस तरीके से आसानी से डिफरेंशिएशन किया जा सकता है।
आपके पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर दो क्वांटिटीज के बीच में डायरेक्ट रिलेशन ना हो बल्कि दोनों का रिलेशन एक कॉमन पैरामीटर के साथ हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। कॉमन पैरामीटर मतलब समझ गए ना, एक कॉमन क्वांटिटी जो दोनों से रिलेटेड है और दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं पता है। देन हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लूंगा। क्लास कब तक चलेगा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि आज काफ़ी कवर हो गया है। मेरे को लग रहा है कि रिवीजन में भी इससे ज़्यादा कवर करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे कराऊंगा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब बेसिकली डिफरेंशिएशन कंप्लीट करेंगे और इंटीग्रेशन भी मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का टारगेट ये है मेरा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों कंप्लीट हो जाए। उसकी अगली क्लास में हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन का सेकंड पार्ट, प्रोजेक्टाइल। पहले मोशन 1D का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे फिर प्रोजेक्टाइल जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, आपका मोशन इन 1D फर्स्ट पार्ट, फिर कैलकुलस, फिर मोशन 1D सेकंड पार्ट, फिर वेक्टर्स, फिर प्रोजेक्टाइल, फिर रिलेटिव मोशन, तब जाके आपका मोशन कंप्लीट होगा। समझ में आया? Sir, I have a question. क्या? आराम से पूछिए, धीरे बोलिए बेटा। Sir, what is horizontal circular path? वो कैसे हॉरिजॉन्टल बनता है? सर्कुलर पाथ। बेटा टाइप कर सकते हैं क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। यस सर, कर रही हूँ। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ? ओके, अरे यार देखो भाई, हॉरिजॉन्टल का मतलब एक प्लेन होता है, एक ऐसा प्लेन जो कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी से परपेंडिकुलर हो। देखो, जो ग्रेविटी का डायरेक्शन होता है ना बेटा, उसको हम लोग वर्टिकल कहते हैं। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है, मेरे हमारे जो टेबल का जो टॉप होता है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, उस प्लेन में आप कोई भी डायरेक्शन ले लोगे वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। ठीक, अगर आप सीधे खड़े हो तो आपके आगे पीछे दाएं बाएं सारे डायरेक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल। ऊपर नीचे वाला डायरेक्शन क्या होता है? वर्टिकल होता है। वर्टिकल का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो आपका जो टेबल का टॉप है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन है। उस प्लेन में होने वाला कोई भी मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन कहलाएगा। अब आपने लिखा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ का मतलब क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ का मतलब हो गया उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर पाथ। मतलब आपके टेबल के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर दो, उस सर्कुलर पाथ में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उस सर्कल के लॉन्ग अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो हम कहते हैं कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, समझ में आया दीपान्विता? यस सर। हॉरिजॉन्टल एक डायरेक्शन नहीं होता बेटा, पूरा प्लेन होता है। ठीक है, जब क्रिकेट में अंपायर साइन देता है चौके का, चौका मतलब फोर का साइन देता है, फोर को तो बेसिकली अपने हाथ को हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा होता है। ये पूरा प्लेन क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत?
नो सर, ठीक है। एनीवन एल्स, कोई डाउट? सर आप डीसी पांडे सॉल्व करने बोले थे, लेकिन एक दो वर्कशीट के बाद बन नहीं रहा है। अच्छा, आपको अभी तक माई स्कूल का मॉड्यूल नहीं मिला ना? सर वो लेवल 0 वाला क्वेश्चन बना रहा है। अच्छा, आपको मॉड्यूल मिला हुआ है माई स्कूल का? सर वो सॉफ्ट कॉपी है ना। अच्छा, ओके, ठीक है। देखो, डीसी पांडे मैंने सॉल्व करने के लिए कहा था, पर मैंने आपको एक चीज़ और कही थी कि जो डीसी पांडे का चैप्टर है वो बड़ा है ना? उसमें काइनेमेटिक्स एक ही चैप्टर में डाल दिया है, उसमें पक्के से रिलेटिव मोशन वगैरह सबके क्वेश्चन आ रहे होंगे। आई डोंट नो, सर आपको डाउट कहाँ पर, मुझे नहीं, आपको सर डाउट कहाँ? फर्स्ट वर्कशीट में कैलकुलस घुसा दिया। हाँ, वही कह रहे हैं ना, तो वर्क पहले से अगर शुरुआत से कैलकुलस है तो जब तक हम कैलकुलस वाला पार्ट नहीं पढ़ लेंगे तब तक नहीं सॉल्व होगा बेटा, उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना? हम जैसे ही उसको पढ़ लेंगे सॉल्व हो जाएगा, परेशान मत होइए, आसान चीज़ है। सर तो अभी वो सॉफ्ट कॉपी का जो लेवल 0 है वो बनाए। लेवल 0 बना लीजिए, लेवल 1 बना लीजिए, सॉफ्ट कॉपी पूरा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? जो भी आपको अगर लगे कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ रहा है कहीं पे और आपने मान लीजिए उसको प्रैक्टिस नहीं कर रखा है तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी सॉल्व, ठीक है? थैंक यू सर। क्योंकि बेटा मैं जिस तरीके से चैप्टर्स तोड़ता हूँ उस तरीके से तो मैंने भी, मतलब क्लास में जिस तरीके से तोड़ता हूँ उस तरीके से तो मेरा स्टडी मटेरियल भी नहीं बना हुआ है, उस तरीके से कहीं नहीं है, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि पहला चैप्टर अगर मैं एकदम बड़ा सा पढ़ा दूंगा 1.5 महीने का, तो जब तक आपको होमवर्क मिलेगा तब तक तो आप पहला वाला भूल चुके होंगे। तो टुकड़े करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ताकि आप लोग फॉलो कर पाओ, ठीक है? और इसी वजह से बुक्स वगैरह में मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है। बुक्स वगैरह आप तब सॉल्व कर पाओगे जब आप पूरा चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? सर तो अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मतलब मॉड्यूल नहीं मिला आपको इंडिपेंडेंट। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, सॉफ्ट कॉपी नहीं मिला? सर अभी तक देखे नहीं है मतलब। अच्छा, ठीक है। मैं अब देखो प्रिंट होने में तो शायद कुछ 4-5 दिन उन्होंने बोला मेरे को, अभी आपके सामने ही मैंने ऑफिस में बात करी, तो लेकिन आपको जो सॉफ्ट कॉपी है वो मैं आज शाम तक डलवा देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। ओके, अभी के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, घर में पढ़ते रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और सेफ्टी बनाए रखें, ठीक है? समझ में आया? बाहर जरूरत पड़ने पे ही निकलें, और आपको तो जरूरत नहीं पड़ रही, आप तो स्टूडेंट्स हो। कभी गलती से निकलना पड़े तो प्रॉपरली मास्क वगैरह सारे जितने प्रिकॉशन बोल रही गवर्नमेंट सबको फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एक्सेट्रा जो भी चीज़ें, ठीक है बेटा? ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बेटा। Thank you, Yes. sir. Thank you, sir.